स्टूडेंट्स, होप सबको आवाज क्लियर आ रही होगी मेरी। ओके, तो बच्चों फर्स्ट डे आपका स्वागत है नए साल में। आपके बीए फर्स्ट ईयर का आज पहला क्लास। ठीक है, तो आशा है सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही हो, तो एक बार यस बोल दें। यस सर। ओके ओके, देखिए स्टूडेंट्स, आप बीएड फर्स्ट ईयर में आपको उस दिन जैसे हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ था तो हमने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बताया गया था। तो एक बार फिर से हम एक सब्जेक्ट जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हैं, कौन से आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं, उनके बारे में एक बार देख लेते हैं, फिर अपनी आगे हम चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए बच्चे, आपके पास बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल 5 पेपर्स होंगे। ठीक है, पहले जो 3 पेपर्स हैं वो सबके लिए कंपलसरी हैं, और जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं वो को अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी स्ट्रीम है, आर्ट्स है या कॉमर्स का बच्चा है, साइंस का बच्चा है, वो आपको अपना उसमें से देखना है कि आपको कौन से सब्जेक्ट वो रखने हैं। ठीक है, शायद बहुत से बच्चों ने अपने बता जिन बच्चों ने नहीं बताया है तो मैं टीचिंग सिखाना चाहता हूँ। देखिए, जो सबसे पहला पेपर है हमारा चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। ठीक है, आपके पास सबके पास बच्चों के पास सिलेबस होगा ना बीएड का, तो उसमें देखेंगे जो हमारा जो फर्स्ट पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, यानी कि बाल्यावस्था। ठीक है, सेकंड है आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, और जो थर्ड पेपर है आपका टीचिंग का। और उसके बाद जो 2 पेपर होंगे आप दी जाएगी, जिसमें से आपको 2 टीचिंग सब्जेक्ट, जो भी आप आगे जाके आपका कॉम्बिनेशन बनता है आपके स्ट्रीम के अनुसार, वो आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, एनी डाउट? और कोई पूछना चाहता है कि भाई सब्जेक्ट के लिए कोई क्वेरीज हो तो एक बार फिर हम अपने टॉपिक पर बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी ऑल सर। क्लियर और स्टूडेंट्स? यस। सर मेरा ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट था वो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री था बीएससी का। तो जी, सर मैंने चूज किया बायोलॉजिकल साइंस और इंग्लिश। तो मेरे को इंग्लिश को लीव करके मेरे को वो चूज करना पड़ेगा, मेडिकल साइंस। नहीं बच्चे, देखो ऐसा है, आपने जो ग्रेजुएट जो भी आप आपका जो मेन टीचिंग सब्जेक्ट है वो तो मिल ही जाएगा, साथ में जो कॉम्बिनेशन आप बना के रखना चाहते हैं तो वो भी ठीक। और आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा, ग्रेजुएशन में आपको पढ़ा होना चाहिए। ओके सर, इंग्लिश सब्जेक्ट का मेरा, तो इंग्लिश चूज कर जो भी सकते हैं ना? कंपलसरी पेपर्स हैं, तो आज हम क्लास जो स्टार्ट कर रहे हैं आपके सेकंड पेपर की, कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। ठीक है, समकालीन भारत और शिक्षा। इसमें ये जो आपके जो कंपलसरी पेपर है जो आपके 80 नंबर्स के होंगे, और हर एक यूनिट यानी कि 4 यूनिट लगभग सभी पेपरों में है, तो हर एक यूनिट में से आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, तो उसमें हम शुरू करते हैं। आज यूनिट 1 का क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है, जो भारतीय संविधान में शिक्षा के प्रति क्या क्या प्रावधान हैं, कौन कौन से एक्ट्स हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज हैं। ठीक है, और राइट टू एजुकेशन 2009, उसके बारे में हम थोड़ा थोड़ा इसके में आज विषय में देखेंगे। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, शिक्षा किसी भी व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए और राष्ट्र के विकास के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, बच्चों को सही शिक्षा का प्रबंध करके ही एक राष्ट्र सबल बन सकता है। ये सब हम लोग मानते हैं ना, कि बिना शिक्षा के कहीं भी कोई भी देश या परिवार, समाज कोई भी उन्नति नहीं कर सकता। ठीक है, शिक्षा ही उन्हें क्या है, एक अच्छा नागरिक बनाती है। यही कारण है कि विश्व में सभी विकसित देश लगभग
सभी देश क्या करते हैं, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए तरीके या प्रबंध जो भी एक्ट पॉलिसीज बनाते हैं कि भाई शिक्षा को किस प्रकार से उन्नत बनाया जाए, कैसे अपने नागरिकों को बहुत ही अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाए ताकि उनका जो देश है वो विकसित और विकासशील बन सके। और इसी प्रकार शिक्षा की उन्नति के लिए वो समय समय पर अपनी क्या है शिक्षा नीति वगैरह में क्या करते हैं कि भाई ये देखते हैं, समीक्षा करते हैं कि कहाँ पर कमी आ रही है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, या हम शिक्षा के जो स्तर को हम किस प्रकार से ऊंचा उठा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा भारतवर्ष देश कई वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहा। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, आप में से जो हिस्ट्री के या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होंगे तो आपको पता होगा कि भाई उस टाइम में एजुकेशन का जो स्तर था, जो शिक्षा का जो स्तर था वो कितना निम्न था, क्योंकि सिर्फ अंग्रेजों ने क्या किया था कि वो सिर्फ इतना एजुकेट करना चाहते थे इंडिया को कि भाई सिर्फ वो जो भारतीय हैं वो सिर्फ उनके यहाँ एक कलर की नौकरी कर सके, उससे ज्यादा कोई और ज्यादा वो ना आगे बढ़ सके। ठीक है, लेकिन बहुत ही लंबे संघर्ष के बाद हमारा भारतवर्ष आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, उसके बाद जब हमारी जो सरकार बनी तो उन्होंने नए संविधान का गठन किया। संविधान के गठन करने में आपको पता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं उनका महत्वपूर्ण योगदान है, साथ में उनका जो सहयोगी स्टाफ था उन्होंने भी दिन रात एक करके भारतवर्ष के लिए एक ही बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा संविधान बनाया, जिसमें उन्होंने हर वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर ये संविधान का निर्माण किया। और उन्होंने शिक्षा के स्तर को उठाने के लिए कि उन्होंने, क्योंकि जब वो संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनके मन में जरूर ये विचार आया होगा कि आने वाले समय में भारत को अगर विकसित विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा करना है तो उसका रास्ता जाता है शिक्षा से, यानी कि स्कूलों से। तो संविधान बनाते समय उन्होंने शिक्षा भी किस प्रकार दी जाएगी, कैसे हैंडल किया जाएगा, किस प्रकार का उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा, कैसा प्रशासन वगैरह होगा, उन सब चीजों का उन्होंने संविधान में उन चीजों का उल्लेख किया। और 26 जनवरी 1950 को हमारा ये संविधान लागू हुआ। ठीक है, देखिए हमारे संविधान में जो शिक्षा है वो एक मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स के अधिकार में आती है। ठीक है, और जैसे हम कह सकते हैं जो हमारा संविधान में उसमें 3 सूचियां हैं। ठीक है, पहली सूची है यूनियन लिस्ट जिसे बोलते हैं, और दूसरा जो स्टेट लिस्ट है राज्य सूची बोलते हैं, और जो तीसरी है वो है समवर्ती सूची। ठीक है, जिसे कनकरेंट लिस्ट बोलते हैं। पॉलिटिकल साइंस वाले स्टूडेंट बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं कि सर किसकी तरफ बात कर रहे हैं। इन्हीं सूचियों में क्या है कि जो हमारे जो कह सकते हैं कि भाई जो डिपार्टमेंट वगैरह हैं वो इन्हीं के अंडर कुछ ना कुछ आते हैं। जैसे कि हमारे सेंट्रल लिस्ट की बात करें तो उसमें जैसे कि बहुत सारे डिफेंस के रिलेटेड जो सारे प्रोग्राम्स हैं वो इसी में आते हैं, आर्मीज हैं वो सारी इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की आती हैं। स्टेट गवर्नमेंट में जैसे कि पुलिस वगैरह है, जेल वगैरह ये आते हैं, और जो कंकरेंट लिस्ट है उसमें शिक्षा आती है। अब ये देखेंगे इस तीनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये आपका जो यूनिट है उसमें भी ये क्वेश्चन है कि कंकरेंट एजुकेशन के बारे में भी उसमें पूछा गया है कई बार। तो इसमें एक बार देख लेते हैं कि क्या होता है कि देखो जो यूनियन लिस्ट होती है यानी कि जो केंद्र सरकार की सूची होती है उसमें जो जो मैन पावर होती है वो केंद्र सरकार के पास होती है। ठीक है, और उसमें जो वो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार ही बनाती है। ठीक है, जो सेकंड जो लिस्ट है स्टेट लिस्ट जिसे बोलते हैं राज्य सूची होती है, उसके अंतर्गत आने वाले जितने भी डिपार्टमेंट वगैरह कह सकते थे, जेल है, पुलिस वगैरह है, तो उन पर जो कानून बनाती है वो बनाती है राज्य। ठीक है, जो तीसरी सूची है समवर्ती जिसे कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं, उसमें आता है हमारा शिक्षा, और भी डिपार्टमेंट इसके अंदर आते हैं। तो ये जो विषय है जो शिक्षा का वो समवर्ती सूची में अभी वर्तमान में है, क्योंकि ये पहले 1976 से पहले ये राज्य सूची में शामिल था।
लेकिन समय के बदलाव के अनुसार ये महसूस किया गया कि शिक्षा को राज्य सूची से निकालकर समूह सूची में कर दिया जाए, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा विषय है अगर अच्छे से कार्य ना किया जाए, अगर राज्य सूची और राज्य और केंद्र में आपस में अच्छा कमीशन ना बने, तो इसका बजट कम हो सकता है। यानी कि इसको और अच्छी तरह से, मतलब शिक्षा के क्षेत्र को और अच्छी तरह से ऊंचा करने के लिए केंद्र को और राज्यों को आपस में मिलकर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। 1976 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार की, तो ये महसूस किया गया कि इसमें चेंजेस होने चाहिए, तो ये संसद में पारित हुआ। और आज यह 1976 के बाद जो हमारी जो शिक्षा है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत आ गई है। ठीक है। समवर्ती सूची के अंतर्गत ये फायदा हुआ आने का शिक्षा का कि इसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, लेकिन सर्वोपरि किसका होगा? केंद्र का ही होगा, क्योंकि वो पावर में होती हैं। और जो शिक्षा को जो डाला गया है समवर्ती सूची में, वो 40 में संविधान संशोधन करके इसमें समवर्ती सूची में इसको इंक्लूड किया गया है। ठीक है। इससे फायदा यह हुआ कि केंद्र और राज्यों के बीच एक अच्छी कॉम्बिनेशन बना, उनकी अच्छी भागीदारी बनी, और उन्होंने इसको और ऊंचे के लिए से सतर को अच्छे कार्य किए। ठीक है। अब इसमें जब ये हुआ था 1976 के बाद, इसमें समवर्ती सूची में इसको इंक्लूड कर लिया गया था शिक्षा को, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ एक्ट्स, पॉलिसीज वगैरह भी, उसमें भी कुछ संशोधन हुआ। उसको भी हम एक बार देख लेते हैं, कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि जो आपका 86वां जो संशोधन हुआ था अनुच्छेद 45 के अनुसार, यह परिवर्तन किया गया है कि ये राज्य की जिम्मेदारी होगी कि जन्म से लेके और 6 वर्ष तक के बच्चों का, वो बाल्यावस्था का, उसकी जिम्मेदारी राज्य के ऊपर होगी। ठीक है। यानी कि राज्य ये देखेगा कि भाई जो जितने भी उसके जन्म लेते हैं बच्चे, उनकी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो 6 वर्ष तक का ध्यान राज्य रखेगी। फिर इसमें भी थोड़ा सा और कमी महसूस की जाने लगी, क्योंकि 6 वर्ष की उम्र कम होती है, तो इसको फिर एक और चेंज किया गया 2002 में 86वें संविधान संशोधन अनुच्छेद 21A के तहत, कि जिसमें 6 वर्ष की आयु को 14 वर्ष तक कर दिया गया। यानी कि अब राज्य की ये जिम्मेदारी है कि भाई जब तक बच्चा 14 वर्ष का नहीं हो जाता, तब तक उसकी प्राइमरी एजुकेशन की निःशुल्क सुविधा का इंतजाम राज्य करेगा। ठीक है। ये एक्ट्स में कुछ चेंजेस हुए। उसके बाद अनुच्छेद 29/2 के अनुसार राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाले किसी भी शिक्षा संस्था में किसी भी नागरिक के साथ किसी भी आधार पर, धर्म हो, मूल हो, वंश हो, किया जा सकता। ठीक है। यानी कि आप समझ गए हैं कि शिक्षा पाने का अधिकार सभी वर्गों को है, या वो किसी भी जाति का है, या किसी भी वंश का है, ठीक है, या किसी भी धर्म का है, उसे प्राइमरी एजुकेशन पाने का मूल अधिकार है। ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 15/3 के अनुसार जो वुमेन एजुकेशन है उसकी तरफ भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया, और वुमेन एजुकेशन के लिए यानी महिला शिक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए गए। शिक्षा के क्षेत्र में बालक और बालिका में कोई भेदभाव राज्य के द्वारा नहीं किया जाएगा। यानी कि जिस प्रकार की शिक्षा हम जिस प्रकार की शिक्षा हम बालक के लिए करते हैं, राज्य उसी प्रकार की शिक्षा का प्रबंध बालिका के लिए भी। ठीक है। उसके बाद जो हम बात करते हैं, जो समाज में जो कमजोर वर्ग है, जैसे अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके बच्चों के लिए, यानी उस वर्ग के लिए राज्य के द्वारा एक विशेष प्रावधान किया जाएगा कि वो उनके बच्चे भी एक जनरल वर्ग के बच्चों की तरह ही एजुकेशन प्राप्त वो कर सकें। ठीक है। अनुच्छेद 17 के अनुसार इसमें यह शामिल किया गया है कि राज्य छुआछूत को समाप्त करेगा और सामाजिक अन्याय और सब प्रकार के शोषणों से उनका क्या करेगा? रक्षा करेगा। ठीक है।
नेक्स्ट जो हम बात करते हैं अनुच्छेद 30/1 के अनुसार, उसमें क्या किया गया है कि इसमें जो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक का मीन्स होता है कि जो हमारे बहुसंख्यक मतलब कि नजरों, यानी कि कह सकते हैं कि उनके बराबर में बहुत ही कम हैं, जैसे हमारे ईसाई हैं, पारसीज हैं और जैनीज वगैरह हैं, और जैसे ये सब जितने भी वर्ग हैं ये अल्पसंख्यक में आते हैं, क्योंकि इनकी संख्या भारत में हिंदुओं से कम है, तो इनको किसका दर्जा दिया जाता है? अल्पसंख्यकों में दर्जा दिया जाता है। तो अनुच्छेद 30/1 के अनुसार यह राज्य का मतलब नैतिक कर्तव्य है कि जितने भी उसके राज्य में अल्पसंख्यक हैं वो उनको राज्य अपनी रुचि की अनुसार उनको अपनी शिक्षा संस्था। आगे है 350A के तहत राज्य में जो शिक्षा है, जो प्राइमरी एजुकेशन है, वो मातृभाषा में, यानी कि जो बच्चे की मदर टंग है उसके अकॉर्डिंग प्राइमरी एजुकेशन लेने का प्रबंध राज्य के द्वारा किया जा रहेगा। ठीक है, बच्चों को आवाज क्लियर आ रही है? हेलो? यस सर। ओके ओके, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो 350A के तहत क्या है कि राज्य के द्वारा प्राइमरी एजुकेशन बच्चे की जो मदर टंग है, यानी कि जिस मातृभाषा में बच्चा अपना बोलना सीखता है, तो उसी लैंग्वेज में वो प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त करने का उसको अधिकार है। ठीक है, 351 के तहत जो हमारी हिंदी भाषा है उसके राष्ट्रीय विकास के रूप में भी राज्य को कार्य करने होंगे। ठीक है, आगे है अनुच्छेद 28। इसके अनुसार क्या है कि जो धार्मिक शिक्षा पर रोक, यानी कि देखो हमारे भारतवर्ष में कई वर्ग हिंदू के भी हैं और धर्म के वाले भी हैं, तो राज्य विशेष के लिए ये निर्देश दिए गए हैं कि भी किसी प्रकार के धर्म विशेष की शिक्षा किसी भी विद्यालय, यूनिवर्सिटी या कॉलेज वगैरह में नहीं दी जाएगी, इस पर रोक है। ठीक है, क्योंकि उसके लिए सारे धर्म समान हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार के किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। ठीक है, आगे जो है उसमें क्या है, जो राष्ट्रीय महत्व की जो भाषाएं हैं, जैसे हमारी हिंदी है, संस्कृत है, पंजाबी है, बंगाली है, इनकी उन्नति के लिए, यानी कि जो इन भाषाओं को बोलते हैं उनको, उस वर्ग के जो इन बोलियों को बचाने के लिए, भाषाओं को बचाने के लिए राज्य को भी कार्य करने होंगे। ठीक है, तो ये कुछ एक्ट्स है जिनके बारे में बात करी। आगे हम बात करते हैं राइट टू एजुकेशन। ठीक है, जो कि कब लागू हुआ था? 2009 में। अब ये एक्ट क्या था? अभी हमने एक्ट्स पढ़े कुछ इसमें कि जिसमें भाई आपने शिक्षा के लिए गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जाएगा, किस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, किस प्रकार के स्कूल्स होंगे, किस प्रकार उन्हें एजुकेशन देने, कैसे बजट देना है। तो इसमें कुछ कमी महसूस की जाने लगी कुछ समय के बाद, फिर गवर्नमेंट ने एक बार फिर इस पे एक एक्ट और पास किया, जिसे हम राइट टू एजुकेशन एक्ट बोलते हैं, जो 2009 में आया था। ठीक है, इसको 4 अगस्त 2009 में संसद में पारित किया गया और 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हो गया। अब ये इसमें क्या था, क्योंकि यह एक जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा ये एक्ट क्या है, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी कदम माना गया है। ठीक है, अब इसके उद्देश्य की बात करें तो इसके उद्देश्य क्या रहे हैं कि भाई क्यों ये एक्ट लाने की जरूरत पड़ी, कि भाई ये एक्ट भी जरूरी है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक तो जैसे हमने पहले बात करी, इस एक्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया गया। जो जैसे देखा जा रहा था कि भाई गवर्नमेंट ने जैसे ये एक्ट पास किया था कि भाई 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए निःशुल्क जो शिक्षा है उसका प्रबंध राज्य के द्वारा किया जाएगा। इसको और स्ट्रॉन्ग बनाया गया कि भाई इसको कड़ाई से पालन किया जाए और सभी राज्य इसका पालन करें। ठीक है, बच्चे की जो 100% उपस्थिति है, यानी कि आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट कई ऐसे प्रोग्राम चलाती है, आपने जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में या कहीं ना कहीं ऐसे देखा होगा कि भाई गवर्नमेंट चाहती है कि जितने भी बच्चे हैं, यानी कि जो भी प्राइमरी एजुकेशन के बच्चे हैं, वो अपनी प्राइमरी एजुकेशन
मतलब 100% उनका नामांकन हो, कि कोई बच्चा बिना प्राइमरी एजुकेशन के न रह जाए। लेकिन इसमें भी अभी थोड़ी सी कमियां हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कि स्कूलों का की तरफ क्या है कि उनका स्कूलों का तो मुंह ही नहीं देखते। कहने का मतलब यह है कि वो स्कूल ही नहीं जा पाते, यानी कि वो अपने जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अपने माता पिता के साथ कार्य में हाथ बटाने के लिए या किसी दुकान वगैरह पे काम करते हैं। तो गवर्नमेंट की नजरों में ये सब चीजें हैं कि ये सारे बच्चे क्या हैं कि इन सबको क्या है, प्राइमरी एजुकेशन जरूर से जरूर मिलनी चाहिए। ठीक है, इसी में उन्होंने एक धारा जोड़ी 6, उसके अनुसार क्या है कि बच्चा अपने पड़ोस के, यानी अपने पड़ोस गांव समाज जहां वो रहता है, अपने पड़ोस के समाज के किसी भी स्कूल में वो जाके प्राइमरी एजुकेशन ले सकता है। ठीक है, और यह एक्ट सुनिश्चित करता है कि जो कमजोर वर्ग है और वंचित समूह के बच्चे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि भाई जो बहुत ही कमजोर वर्ग हैं, जैसे कि ईंट भट्टों पर काम करने वाले जो मजदूर हैं, तो उनके बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई स्कूल वैन जैसे होते हैं ना, स्कूल जो उनके जैसे स्कूल, अगर वो स्कूल नहीं आ सकते तो उन्हीं जहां स्थानों पर वो रहते हैं, तो वहां पर वो जाके बच्चों को टीचर वगैरह पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रबंध कर रही है ताकि उनको प्राइमरी एजुकेशन तो 100% ही मिल सके। ठीक है, हाँ अभी जैसे आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने एक एक्ट 134A के तहत ये किया गया था कि जितने भी आर्थिक जो कमजोर हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उनके बच्चे किसी भी स्कूल में, या प्राइवेट हो या कोई भी सरकारी स्कूल्स हो, वहां पर उनका 25% क्या है जो रिजर्व होगा उनके लिए, कि भाई 25% बच्चे ये जो बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनके बच्चे पढ़े जाएंगे, यानी कि उनसे कोई फीस वगैरह नहीं ली जाएगी। ठीक है, ना किसी जो यूनिफॉर्म होती है उसकी फीस ली जाएगी, मतलब बिल्कुल वो एक प्रकार से निःशुल्क वहां पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार कोई स्कूल उनको क्या है कि जो 25% कोटा देने के लिए मना नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि ना तो उनको वो टॉर्चर कर सकता है कि भाई आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते, यानी कि गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको क्या है कि वहां पर एडमिशन उन बच्चों को देना ही पड़ेगा। इसका उल्लंघन करने के लिए, यानी अगर अगर कोई इसका उल्लंघन करता है कोई स्कूल वगैरह, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एक फाइन का प्रोसीजर भी रखा है कि अगर पहली बार कोई इस बात के लिए उल्लंघन करता है तो 25,000 के करीब उस पर फाइन लगता है। अगर सेकंड करता हुआ ऐसा पाया जाता है तो उसको 50,000 प्लस में उसकी क्या है, जो स्कूल की जो मान्यता है वो भी रद्द की जा सकती है। तो ये इस एक्ट का फायदा हुआ कि भाई जो अधिकार है जो एजुकेशन का, वो सभी के हित में हो और सभी की पहुंच में हो। अब इसकी इंपोर्टेंस और ज्यादा क्यों बढ़ जाती है? ठीक है, इस एक्ट से क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया, जो कानूनी रूप से सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा की जिम्मेदारी सरकार पर डाल दी। ठीक है, और उनकी जिम्मेदारी तय कर दी कि भाई आपके राज्य में ये आपकी ड्यूटी है कि जो आपके जो रहते हैं, आपके जो नागरिक हैं आपके, उनको क्या है कि भाई एजुकेशन सभी को मिल सके। ठीक है, सेकंड इसका फायदा हुआ ये कि जो राज्य सरकार हैं उनके कर्तव्य निश्चित कर दिए गए कि भाई आपको ये कार्य हर हालत में करना ही होगा। और जो इससे रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, अधिकारी वगैरह हैं, उनकी जिम्मेदारियां तय कर दी गई कि जिस भी जहां भी वो पोस्टिंग है, वहां के एरिया की जिम्मेदारी उनकी है कि वहां के बच्चे जो भी हैं वो प्राइमरी एजुकेशन या एजुकेशन से वो वंचित ना रह जाएं। ठीक है, साथ साथ में इस एक्ट में यह इस बात पर भी जोर दिया गया कि माता पिता जो भी बच्चे के हैं, उनको क्या है, उनको कर्तव्य का है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें, इस बात का भी ज्ञान कराया गया। और साथ में इसमें क्या है कि जो शिक्षक और जो छात्रों का अनुपात था वो 1:40 का रखा गया है, यानी कि 40 बच्चों पर क्या है कि एक टीचर रहेगा। ओके, और साथ में शिक्षक जहां कहीं भी कम है वहां पर शिक्षकों की नियुक्ति करके उन शिक्षकों को वो पूरा किया जाएगा। और साथ में किस प्रकार से ये प्रक्रिया चल रही है,
राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा, जो समय समय पर सरकार को रिपोर्ट करेगी कि भाई यहाँ जहां भी वो परिषद काम कर रही है कि वहां पर किस प्रकार की कंडीशंस चल रही हैं। तो इसकी इंपोर्टेंस और ज्यादा एक्ट की बढ़ जाती है। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ये एक्ट जो राइट टू एजुकेशन चलाया 2009 से, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ खामियां रह जाती हैं। वो भी एक बार हम देख लेते हैं कि इसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स आई वो क्या क्या आई। जैसे कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि भाई सभी स्कूलों में क्या है 25% सीटें आरक्षित कर दी कि भाई जो आर्थिक रूप से कमजोर जो बच्चे हैं, जो सदस्य हैं, उनको इनको एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन साथ में जो इन स्कूलों को जो बजट देने की बात कही गई, वो उस बजट अभी स्कूलों को ठीक तरह से प्राप्त नहीं हो पा रही है। यानी कि संसद में तो ये इसके लिए 6% भाई इतनी राशि इस शिक्षा के ऊपर खर्च की जाएगी, वो अभी संभव नहीं हो पाई है। ठीक है, दूसरा, सरकारी स्कूलों में बच्चों की कमी। आपने देखा होगा कि आजकल हर कोई जो पेरेंट्स है अपने बच्चों को एक प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए कहता है, यानी कि वहां पर एडमिशन कराता है, सरकारी स्कूल से दूर भागते जा रहे हैं। ठीक है, तो इन चीजों को भी क्या है कि वहां पर जो सरकारी स्कूल हैं वहां पर बच्चों की संख्या दिन पे दिन कम होती जा रही है। ठीक है, ये भी इसमें खामियां बनती जा रही है, क्योंकि जो सरकारी स्कूलों का जो स्तर है वो इतने अच्छे लेवल का नहीं बन पा रहा है जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन देते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट का ये था कि भाई जो इसमें जो क्लासेस में क्या है कि जो बच्चों की जो उपस्थिति है वो 100%, यानी उनका जो नामांकन है वो 100% होना चाहिए। लेकिन उसकी तरफ भी हम नहीं पहुंच पाए हैं। आज भी हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे स्कूलों में एडमिशंस वगैरह नहीं लेते हैं। ठीक है, उनका बिल्कुल भी उसकी तरफ इंटरेस्ट ही नहीं है, यानी कि वो स्कूल आना ही नहीं चाहते। तो ये अभी जिस बात लेके हम चल रहे हैं कि भाई हमारे जहाँ समाज या परिवार में जहां भी हम रहते हैं कि भाई 100% बच्चे स्कूल जाएं, तो उस प्रक्रिया से भी हम काफी अभी बहुत ज्यादा दूर हैं। और जो स्कूलों में एक जो कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस टीचर्स होने चाहिए, प्रशिक्षित शिक्षक होने चाहिए, वो कमी भी अभी पूरी नहीं हो पाई है। अभी भी सरकारी स्कूलों में तो जो बहुत ही अच्छे प्रशिक्षित जो शिक्षक होने चाहिए उनकी कमी है। वजह है कि समय समय पर सेमिनार ना हो पाना या कोई टीचर ट्रेनिंग वगैरह प्रोग्राम ना चल पाना सही तरह से। तो ये भी एक प्रकार से इसमें कुछ खामियां हैं। अगर हम सुधारों की बात करें कि इसमें और क्या अच्छा किया जा सकता है कि जो राइट टू एजुकेशन है इसको और भी अच्छा बनाया जा सके, यानी कि जो प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं और भी इसमें कुछ इंक्लूड कर दिया जाए तो ये और भी अच्छी तरह से शामिल होगा। जैसे सरकार को स्कूलों को जो बजट है उसको बढ़ाना चाहिए, यानी कि समय समय पर उनको उपलब्ध कराना चाहिए, ताकि क्या है कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से कार्य सकें। और स्कूलों की मॉनिटरिंग करनी चाहिए, समय समय पर उनकी निगरानी करनी चाहिए कि भाई किस प्रकार से स्कूल चल रहे हैं, समय पर टीचर्स आ रहे हैं या समय पर स्कूल लग रहा है नहीं रहा है, या उस गांव एरिया समाज के जो बच्चे एडमिशंस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, उस स्कूल का क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी कैसी है, इन सब की निगरानी का रखने का भी कार्य जो है वो सौंपा है। समय समय पर स्कूलों की रिपोर्ट भी सरकार के द्वारा ली जानी चाहिए। कहने का मतलब है कि वे स्कूल किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, किस प्रकार का उसका रिजल्ट आ रहा है, कितने बच्चे उसके आगे जाके दूसरे एजुकेशन के लिए जा हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं। इन सब चीजों का क्या है समय समय पर भी रिकॉर्ड होना चाहिए। और जो अच्छी गुणवत्ता के लिए क्या कि जो शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र है वो लगाए जाने चाहिए समय समय पर सरकार के द्वारा। ठीक है, और जो 25% कोटे की सरकार बात कर रही है कि भाई जो 20% जो कोटा है जो सभी आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए है, वो उसको क्या है बहुत ही कड़ाई रूप से लागू किया जाना चाहिए कि ताकि सभी प्राइवेट स्कूल्स इस चीज का अनुपालन कर सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हमने इसके बारे में देखा कि भाई जो राइट टू एजुकेशन है, एक्ट हैं, पॉलिसीज हैं एजुकेशन से रिलेटेड हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में संविधान में क्या क्या है, तो ये सभी वर्ग को पता होना चाहिए कि भाई उनको ये जो शिक्षा है वो क्या है, उनका मूल अधिकार है। और इसको
लेने से उनको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये एक प्रकार का एक उनका जैसे कह सकते हैं ना कि भाई मुझे तो मेरा ये फंडामेंटल राइट्स है कि मैं शिक्षा लेके ही रहूंगा, ठीक है। अब अंत में हम कह सकते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन से क्या हुआ, जो लाखों बच्चों को एक स्कूल की जो मुख्य धारा है उसमें लाया जाएगा, प्रत्येक बच्चे तक अनिवार्य शिक्षा पहुंचेगी और इसका लाभ समाज के उस वर्ग तक पहुंचेगा जिसमें ध्यान रखकर ये लाया गया था। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो राइट टू एजुकेशन है उसके द्वारा जो भी सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है, जो भी प्लानिंग की जा रही है कि इसके द्वारा हम कहाँ तक शिक्षक स्तर को उठा सकते हैं, तो अगर ये एक्ट के अकॉर्डिंग देखें तो ये सब बिल्कुल जितने भी हमारे भारतवर्ष में रहने वाले सभी लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छा कह सकते हैं कि जो एक्ट है कि जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए उनको एक मौलिक अधिकार के रूप में उनके पास है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारा ये टॉपिक इतना ही काफी है। तो थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, किसी बच्चे का कोई डाउट्स वगैरह हो तो एक बार कर सकता है, किसी से रिलेटेड